नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटा शेर तो बाप सवा शेर। मम्मी, पापा पापा इधर आओ, ये देखो टीवी पर कौन आया है। क्या हुआ गोलू बेटा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। माँ यहाँ तो देखो, दादाजी टीवी पर। ओ माय गॉड, ये और टीवी पर ज़रूर कुछ लफड़ा किया होगा। यहाँ कैसे आ गए। गौरव भी अपने पिता को देखकर टीवी पर चौंक जाता है और कहता है, नेहा, ये हमारे घर की थोड़ी दूर में ही तो ये होटल है, पर आज ही उसका उद्घाटन होने वाला है। पर पिताजी यहाँ क्यों आए हैं। तभी पावर सप्लाई चला जाता है और टीवी बंद हो जाता है। यार, लाइट को भी अभी जाना था। रुको, मैं अभी पता करके आता हूँ आखिर माजरा क्या है। ये व्यक्ति वहाँ पर कैसे पहुँचा। होटल के पास पहुँचकर गौरव एक व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई साहब, इतना धक्का मुक्की क्यों हो रहा है। वहाँ इतनी भीड़ अचानक से क्यों हो गई, क्या हुआ। गौरव ने पूछा, क्यों आपको पता नहीं है क्या, आज इस होटल का उद्घाटन है और यहाँ यूट्यूब का जाना माना मोटिवेशनल स्पीकर आनंद महेश्वरी आया हुआ है। बस ये भीड़ उन्हीं के लिए है। उस आदमी ने कहा, क्या क्या नाम बताया आपने। गौरव ने पूछा, आनंद महेश्वरी। सच में भाई साहब, क्या बोला आपने। गौरव ने पूछा, आनंद महेश्वरी। उनकी बातें सुनकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए। अरे मैं तो सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए 5 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। उस आदमी ने ये कहा और भीड़ में घुस गया। इधर गौरव थोड़ा सा भ्रमित होकर उस भीड़ में घुसता है, क्योंकि उसे ये नाम तो बिल्कुल जाना पहचाना लगा। वो जैसे ही भीड़ में घुसकर आनंद महेश्वरी जी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गौरव हाफता हुआ उस भीड़ से निकलकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी नेहा से कहता है, पता है तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने जो देखा और सुना। मैंने पापा को देखा। गौरव ने कहा, क्या पापा जी। वो तो भीड़ में किसी से भीख मांग रहे होंगे। कहीं उन्होंने आपको पहचान तो नहीं लिया। कहीं आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए ना उन्हें। नेहा ने ठहाके लगाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो क्या भीख मांगेंगे, वो तो नोटों की गड्डियों में सो रहे हैं। गौरव ने कहा, क्या कह रहे हैं, ये पहली ना बुझाकर साफ साफ बताओ। नेहा ने कहा, जिस ताज होटल में पापा आए हैं वो वहाँ के गेस्ट बनकर आए हैं और उनके हाथों से ही उद्घाटन होगा और टीवी में जगह जगह ये प्रसारित किया जा रहा है। होटल के पास काफ़ी भीड़ देखी। वह भीड़ किसी मोटिवेशनल स्पीकर का इंतज़ार कर रही थी, जिनके लाखों फ़ैन हैं। मैंने जब उनका नाम सुना तो मुझे लगा, क्या ये पापा हो सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ रहकर उन्हें देखा तो मैं हैरान ही हो गया। वह पापा ही थे। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो मैं हैरान हो गया। 10 मिलियन फॉलोअर, उनके महीने की कमाई ही लाखों से कम नहीं। कहाँ मैं यहाँ एक एक पैसों के लिए तरस रहा हूँ और बटोर रहा हूँ, और पापा कहाँ लाखों में खेल रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना इन पैसों की खान में हम भी डुबकी लगा लें। सच में पूरी ज़िंदगी ऐश हो जाएगी। गौरव ने कहा, आपको लगता है हमारा इतना कुछ करने के बावजूद अब वह हमें एक फूटी कौड़ी भी देंगे। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि पापा जी ऐसा क्या कर देते हैं जो इतने मशहूर हो गए, और ये सब अकेले कैसे कर गए। नेहा ने कहा, यूट्यूब खोल कर देख लो ना, सब पता चल जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तक तो कहीं मर मरा गए होंगे, पर किसे पता था कितने सालों बाद उन्हें देखूंगा, और वो भी करोड़पति के रूप में। गौरव ने कहा, वह करोड़पति हो या अरबपति, इससे हमें क्या, कौन सा वह हमें कुछ देंगे। ऊपर से उनका इतना सम्मान देखा मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। नेहा ने कहा, तुम चिंता मत करो नेहा, इकलौता बेटा हूँ उनका। अरे इतना धन दौलत का क्या फ़ायदा अगर उसको भोगने वाला ही कोई ना हो। मैं रोकर गिड़गिड़ाकर उनसे माफ़ी मांग ही लूँगा और फिर अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐश करूँगा। नेहा ने कहा, अगर उन्हें आपके साथ अपनी दौलत बांटनी ही होती तो वो पहले ही आपके पास आ जाते, यूँ अकेले ही ऐश कर रहे होते। अभी तो आपको उनसे मिलने को भी दिया जाएगा या नहीं, पहले ये तो निश्चित कर लीजिए। बड़े आए ऐश करने वाले। नेहा ने कहा, तुम देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। ये देखकर गौरव जाता है अपने पिता से मिलने और गेट पर खड़े गार्ड से कहता है,
मुझे आनंद महेश्वरी से मिलना है। क्या आप मिलवा देंगे? अपॉइंटमेंट है क्या आपका? गार्ड ने पूछा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। आप जाकर उनसे कहो कि गौरव आया है। गौरव ने कहा तो गार्ड जाता है और थोड़ी देर बाद वह वापस आकर कहता है, आपको सर ने अंदर बुलाया है। गौरव घर के अंदर जाता है और घर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह मन में सोचता है, कहाँ तो मैं एक एक पैसों के लिए तरसता हूँ और कहाँ एक छोटे से पुराने मकान में रहता हूँ, और यहाँ पापा का इतना आलीशान घर। तेरी तो बैठे बैठे लॉटरी लग गई और अब तो बस इस समंदर में डुबकी लगाने की देर है। क्या आलीशान सोफ़ा है। चारों तरफ नज़रें घुमा घुमा कर सब चीज़ें देख रहा था। तभी आनंद जी सीढ़ियों से उतर कर आ रहे होते हैं। पापा कैसे हैं आप? वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। हर जगह बस आपके ही चर्चे हैं। मुझे तो इतना गर्व हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। आप मेरे पापा हैं, ये सोचकर ही मेरा सीना चौड़ा होता जा रहा है। गौरव ने कहा, किस कारण से आप यहाँ आए हैं ये बताइए। लगता है कोई चैरिटी चाहिए। इसके लिए आप मेरे पीए से बात कर लीजिए। आनंद जी ने कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं और वो जायज़ भी है। मैंने जो किया है आपके साथ, उसके बाद ये तो बिल्कुल जायज़ है। पर पापा, उस वक्त मैं बड़ी ही आर्थिक तंगी से गुज़र रहा था, इसलिए वह सब करता रहा। दरअसल इस वक्त भी मेरे हालात वैसे ही हैं। मुझे कैंसर है और अपना इलाज करवाने तक के मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने मौत को अपने पास आते देख रहा हूँ। बस सोचा कि मर जाऊँ, उससे पहले आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। गौरव ने कहा, क्या कैंसर? देखो बेटा, सोचा तो था कि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखूँगा, पर अब तुमसे मुझे कोई गिला नहीं है। तुम अपने इलाज की चिंता मत करो। तुम एक काम करो, अपना परिवार लेकर यहीं आ जाओ। हम सब साथ में रहेंगे। मेरा पीए पवन तुम्हारे साथ जाएगा। कल ही तुम लोग यहाँ आ जाओ। आनंद जी ने कहा, नहीं पापा, इसे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही कल आ जाऊँगा। आपके साथ मैंने इतना कुछ किया, फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। अब चैन से मर पाऊँगा कि मेरे बाद मेरा परिवार अकेला नहीं होगा। ये कहकर गौरव वहाँ से चला गया। इधर आनंद जी से उनका पीए पवन पूछता है, सर आप तो कह रहे थे कि आपके बेटे ने आपको जलील कर घर से निकाल दिया था, फिर आपने उन्हें शायद उनकी बीमारी का सुनकर। हाँ, अब ऐसे में लोग तो दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। मैंने उसे माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी कर सकूँगा पवन, आनंद जी ने कहा। फिर ये सब पवन ने पूछा, गौरव जैसा पहला था अभी वैसा ही है? बस पैसों से मतलब है उसे, और आज भी वह झूठ ही कह रहा है ताकि यहाँ वह मेरे पैसों पर राज कर सके। मैं इसकी वह सारी बातें ना तो कभी भुला और ना ही कभी भूल सकता। ये कहते हुए आनंद जी अपने अतीत में खो जाते हैं। पापा पापा, कहाँ मर गए? आप जल्दी बाहर आइए, आनंद जी चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ गौरव, क्या हुआ? सुना है आपने आज घर का कोई काम नहीं किया, ना ही बाजार गए, ना ही कपड़े धोए और ना ही गोलू को स्कूल से लेकर आए। आपको पता है ना ये सब काम आपका है, फिर आप ये सब छोड़कर बिस्तर पर कैसे पड़े हैं? गौरव ने कहा, बेटा इतना सब कह दिया, क्या तूने मेरी तबीयत के बारे में जानना चाहा? जिसने तुझे ये सब बताया, क्या उसने मेरी तबीयत का नहीं बताया? बुखार से अभी भी मेरा बदन तप रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। 104 बुखार है, ऐसे में घर का काम कैसे करता? आनंद जी ने कहा, ये सब बुखार तो बुढ़ापे में लगा रहता है, कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी ही रहती है, और वो इस उम्र में होना आम बात है। खाना कम तो नहीं खा रहे ना आप? बुखार में भूखे रहते हैं क्या? तो फिर खाना खाएंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलिए अब जाकर सारे बर्तन धो लीजिए, गौरव ने कहा। मैं तुम्हारी बहू के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, समझे? सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। अभी तो रात हो गई है, ठंड भी काफ़ी लग रही है, मैं सुबह धो दूँगा। बहू मूवी जाने से पहले कुछ खाने को दे दो। सुबह से कमरे में पड़ा था, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, गला भी सूख रहा है, पर काम नहीं किया तो ये सबको होश है। वाह बेटा, आनंद जी ने कहा। बुखार है ना आपको, फिर खाना मत खाइए। और रही बात बर्तन धोने की,
वो तो रात में धुलेंगे, नेहा ने कहा। आनंद जी करारते हुए बर्तन धोने लगे और पानी पीकर सो गए। अगले दिन उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और वो बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। पर वो बुलाते तो किसको? वह खुद उठकर बाथरूम जाना चाहते थे, पर वो 1000 कोशिशों के बाद भी जब उठ नहीं पाए तब उन्होंने नेहा को आवाज़ लगाई। वह भी देर रात तक सिनेमा देखकर आई थी, तो सुबह उसकी आंखें देर से खुली। बार बार आवाज़ लगाने पर जब नेहा आई तब तक आनंद जी बिस्तर गीला कर चुके थे। नेहा ये सब देखकर गौरव से कहती है, अब तुम्हारे पापा ने हमसे बदला लेने के लिए नया तरीका ढूंढा है। जानबूझकर बिस्तर गीला कर दिया उन्होंने ताकि मैं परेशान हो जाऊं। कोई बात नहीं, उन्हीं से बिस्तर धुलवाऊंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पापा से ही उनके बिस्तर धुलवाना। उसके बाद तो ये हमेशा ही ऐसा चलता रहा। गौरव और नेहा जितना हो सके मुझ पर अत्याचार करते थे। जब ये सब करके भी उन्हें चैन नहीं मिलता तो उन्होंने एक साजिश रची मुझसे छुटकारा पाने के लिए। एक दिन तेज़ बारिश हो रही थी। हमारे घर के एक कमरे में पानी टपक रहा था, तो इस पर नेहा ने मुझसे कहा कि जाकर छत पर एक प्लास्टिक लगा कर आओ और छत से सारे कपड़े उठा लाना। मैंने कहा कि इतनी बारिश में मैं ये कैसे कर पाऊँगा, पर मुझे कहाँ पता था कि ये सब तो एक साजिश है। 1000 बार मना करने पर भी नेहा ने मुझे भेजा। जब मैं गया ऊपर और देखते हुए प्लास्टिक लगाने लगा कि तभी मुझे नेहा ने पीछे से धक्का दिया, जिससे मेरा पाँव फिसल गया और मैं छत पर से गिर गया। पर इसे मेरी फूटी किस्मत कह लो या अच्छी, बारिश की वजह से नीचे कीचड़ बन गई थी और मैं इस पर ही गिरा। काश कि मैं गिरकर मर जाता, पर उस वक्त मैं मरा नहीं, जरा सी चोट आई बस, जिस पर सबके सामने मुझे पागल साबित कर पागल खाने छोड़कर कहकर गौरव ने मुझे सड़क पर छोड़ दिया। फिर सर आप यहाँ? पवन ने पूछा। वो तो मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे अपनी भावनाएं किसी को बता रहा था और रो रहा था। पता नहीं किसने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और वो वायरल हो गया। पर मैं तो बस अपने जज्बात बयां कर रहा था, पर इस जज्बात ने मुझे रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तब से मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो डालने लगा, लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गया। आनंद जी ने कहा। सर, पर जब आपको अपने बेटे की सच्चाई पता ही है, फिर आपने उसे रहने आने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, पवन ने कहा। पवन, तुम बस देखो, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। इसे लगता था कि इसने कभी मेरी सुध नहीं ली, तो मैंने भी कभी इसकी खबर नहीं रखी। इसकी हर चाल की खबर है मुझे। मैं तो बस इसके यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर देखना कैसे इसे ऊंचाई पर चढ़ाकर सीढ़ियाँ खींचता हूँ, आनंद जी ने कहा। अगले दिन नेहा और गौरव और उसका बेटा गोलू आ जाते हैं। अब यहाँ आराम से रहो और बहू, इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करवाओ। पैसे की चिंता मत करना, पर हाँ, इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आनंद जी ये कहकर चले जाते हैं। देखा नेहा, हमारी लॉटरी कैसी लग गई। अब दोनों हाथों से पैसे खर्च करो, इलाज के नाम पर पैसे लेती जाना और अपने हर शौक़ पूरे करती रहना, गौरव ने कहा। पर कहीं इन्होंने पैसों का हिसाब मांग लिया तो? कहीं इन्हें पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं तो? नेहा ने कहा। अरे इन्हें फुर्सत ही कहाँ होती है कि हमारे खर्च का हिसाब रखें, और अगर मांग भी लिया तो दिखा देंगे नकली बिल। तुम बेकार की चिंता मत करो और अपने सोने की चेन के बारे में सोचो। नेहा, मैं क्या सोच रहा था कि हम अपने मकान को बेचकर अपना पूरा कर्ज मिटा देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ रहेंगे तो उस पुराने मकान की क्या ज़रूरत। मकान को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उस कर्जदार के कर्ज चुका देंगे, जिससे उनकी परेशानी से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, गौरव ने कहा। उसके बाद गौरव अपना घर बेच देता है और अपना कर्ज चुका देता है। अब बारी थी आनंद जी के पैसों से ऐश करने की। एक दिन आनंद जी गौरव के कमरे में आकर पूछते हैं, बेटा कैसी तबीयत है? इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ। पापा जी ज़रूरी टेस्ट करवाए हैं, उसकी रिपोर्ट लेने जाना है, पर बिल भरूंगा तब वो रिपोर्ट देंगे। बस उसी के लिए आपसे पैसे मांगने में आने वाला था। आनंद जी ने कहा, ठीक है दे दूंगा, पहले जाकर गैराज में पड़ी मेरी गाड़ियों को ज़रा धो देना,
आज मेरी गाड़ियाँ धोने वाला नहीं आया और मुझे आज बहुत बड़ी जगह पर जाना है। पवन, इसे जरा सारा सामान दे देना, सफाई कर देगा। आनंद जी ने ऐसा कहा। पर पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गौरव ने चौंकते हुए कहा। देखो बेटा, अब इतने पैसे मुफ्त में तो नहीं मिलेंगे। मैंने तुमसे ही तो सीखा है कि कोई रिश्ता किसी स्वार्थ के बिना नहीं निभता। अब अपना इलाज करवाना है तो काम भी तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, काम करते रहोगे तो बदन में फुर्ती रहेगी और इलाज जल्दी असर करेगा। आनंद जी ने कहा। चलिए मैं आपको सारा सामान दे देता हूँ, पवन ने कहा। और बहू, तुम ज़रा रसोई देख लेना। वो क्या है ना, आज मेरा कुक नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा तुम तो हो ही, कुक की अब क्या ज़रूरत, उसे मैंने छुट्टी दे दी है। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, खाना बस इस घर के लोगों के लिए ही नहीं बनता है, बल्कि उसके साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों का खाना भी बनता है। मेरी रसोई के भंडारे से सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा, और कुछ पूछना है तो पवन से पूछ लेना। यही कोई 100 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें। आनंद जी ने कहा। 100 लोगों का? पर पापा जी, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? नेहा ने कहा। देखो बहू, तुम लोगों को कितने पैसे दे रहा हूँ, जितने पैसों में 4-5 कुक तो रख लूँ, तो उसे देखते हुए तो मैं 4-5 लोगों का काम अकेले ही करना पड़ेगा ना, आनंद जी ने कहा। उसके बाद आनंद जी ने पवन को हिदायत दी कि इन लोगों से इतना काम लेना कि रात से पहले इन्हें बैठने तक की फुर्सत ना मिले। पवन ने आनंद जी के कहे मुताबिक ही किया। रात को दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। तब नेहा कहती है, पापा जी को हम क्या उल्लू बनाएंगे, उन्होंने तो हमारी बैंड बजा दी, ये हमारी किए का हिसाब ले रहे हैं। हमें यहाँ रखने के लिए राजी तो हो गए, अब हमारा यहाँ के अलावा और कहीं जाने की जगह भी नहीं है, ये इन्हें मालूम है और इसी बात का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो बुरे फंसे, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते और यहाँ हम तो काम कर करके ही मर जाएंगे। अब हमें यहीं रहना है। छोड़ो ना, पैसे तो मिलेंगे ना, फिर थोड़ा काम करने में क्या दिक्कत, उसके बाद दिल खोल कर खर्च भी तो करेंगे। ये मत भूलो, पापा मेरे इलाज के लिए मुंह मांगे पैसे भी दे रहे हैं, गौरव ने कहा। गौरव अगली सुबह आनंद जी से कहता है, पापा मेरा इलाज शुरू करवाना है, पैसे? अच्छा हाँ, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, मैं तो ये मुफ्त में कर रहा हूँ। भला कोई अपने बेटे से पैसे लेता है क्या? आनंद जी ने कहा। पापा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पैसे मैं नहीं, आप देने वाले थे मेरे इलाज के लिए, और आप मेरा कौन सा इलाज कर रहे हैं जो मैं आपको पैसे दूंगा, गौरव ने कहा। बेटा तूने जो मेरे साथ किया था कभी, वो तुझे सूद समेत लौटाकर तुझे सबक सिखाकर तेरी भ्रष्ट बुद्धि को ठीक करने का इलाज कर रहा हूँ मैं। तुझे ये लगता है कि तू ही सबसे ज़्यादा चालाक है और दुनिया में बाकी लोग बेवकूफ़ हैं। बस तेरी गलत फहमी को दूर करने का इलाज कर रहा हूँ मैं, और तू मुझे उल्लू समझने की गलती कर रहा है। तुझे क्या लगा तेरा इतना कुछ करने के बाद भी मैं तुझे माफ़ कर दूँगा और तू और तेरी बातों पर विश्वास कर तुझ पर अंधाधुंध पैसे उड़ाऊँगा? तभी तूने मेरी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाया था, आज मैं उठा रहा हूँ, पर मैं तेरे जैसी हरकत नहीं करूँगा। मानता हूँ ये दुनियादारी बस लेन देन पर ही चलती है, पर तू आज़ाद है, अगर तू यहाँ से जाना चाहे तो जा सकता है। हाँ, अगर यहाँ रहना चाहता है तो मेरी गुलामी पूरी उम्र करनी पड़ेगी, फैसला तुम्हारा है, आनंद जी ने कहा। गौरव अब क्या ही करता, यहाँ से जाकर जाता भी तो कहाँ जाता, उसका और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपना घर ऐसो आराम की ज़िंदगी के लिए बेच चुका था। सड़क पर और दर दर भटकते रहने से तो बेहतर थी कि गौरव और नेहा इस घर में रहकर आनंद जी की गुलामी करें। पर आनंद जी भी उन दोनों से एक नौकर की तरह ही पेश आते थे। इस घर में आकर नेहा और पहले से भी ज़्यादा फंस चुकी थी। ना तो वो माँ से गपशप लगा पाती थी और ना ही शॉपिंग जा पाती और ना अपनी सहेलियों से गपशप लड़ा पाती, क्योंकि आनंद जी 24 घंटे उसे काम में बिजी रखते। वह मन मसोच कर रह जाती। एक सुबह नेहा की तबीयत खराब थी, इतना काम करने की आदत नहीं थी, जो 100-100 लोगों का खाना बनाना आसान काम नहीं होता। तो वो जैसे उठी तो उसे खूब चक्कर आ रहे थे।
वह बिस्तर पर सोई ही रही थी कि आनंद जी के बार बार आवाज़ लगाने पर वह किचन में नहीं आई तो आनंद जी खुद कमरे में जाकर लाइट जलाई और बोले, बहू आज मेरे घर में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं और मेड ने छुट्टी ले रखी है, तो खाना बनाने के अलावा तुझे बर्तन भी धोना पड़ेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर बाबूजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ऐसा कोई दिन भी हुआ हो जब तुम खाना ना खाओ? जब तुम तीनों टाइम का खाना खा सकती हो तो काम क्यों नहीं कर सकती हो? काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, जल्दी करो। नेहा कपकपाते हाथों से किसी तरह बर्तन धोती है और खाना बनाने में जुट गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे कि कैसे वह बाबूजी पर अत्याचार करती थी। उनके इकलौते बेटे गौरव से वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनवाती थी। बीमारी में भी उनसे काम लेने से बाज नहीं आई थी। झुग्गी वालों को खाना खिलाकर जैसे ही नेहा खाने का एक निवाला मुंह में डालने लगी, तुरंत आनंद जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अभी और काम बाकी है, वो कौन करेगा? साफ सफाई कर लो, खाने में ही हर समय तुम्हारा मुंह लपलपाता है। इस समय गौरव आता है और कहता है, पापा एक तो बेचारी की तबीयत सही नहीं है, ऊपर से इतना काम करवाते हो और एक थाली भी आप नहीं दे पाते हो। झुग्गी वालों के लिए आपके मन में इतना प्रेम है और बहू बेटों के लिए इतना जहर भरा हुआ है। ये कहाँ का न्याय है पापा? बेटा ये तेरा ही किया है जो तेरे आगे आया है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बहू से बोलो पहले काम ख़त्म करे तभी खाना नसीब होगा। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें खाना भी दे रहा हूँ। तुम लोग तो मुझे एक गिलास पानी भी पीने को नहीं देते थे, कैसे मुझे पागल साबित करके रोड पर फेंक दिया था। कहकर आनंद जी अपने कमरे में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए चले जाते हैं। गौरव नेहा मिलकर घर का सारा काम ख़त्म करते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर के समय हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर आनंद जी खाना खा रहे थे। खूब तेज बारिश शुरू होती है। आनंद जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं, बहू जाकर छत से कपड़े हटा लो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाकर कपड़े हटा लो। अरे बाबूजी मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं अगर बारिश में गई मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं ये फालतू का बकवास सुनना नहीं चाहता। हर समय बीमारी का बहाना बनाकर बस खटिया पर पड़ी रहना चाहती हो। जाओ जल्दी से काम करो। नेहा जैसे ही छत पर कपड़ा उतारने जाती है तभी धम्म से आवाज़ आती है। गौरव इस समय बाजार से लौटता है। जैसे ही छत से धम्म की आवाज़ आती है वह घबरा कर छत की तरफ भागता है और मन ही मन बड़बड़ाता है, कहीं मेरे पिता ने नेहा को छत से धकेल तो नहीं दिया जैसे कि नेहा ने उनके साथ छत पर किया था। लेकिन छत पर पहुंचते ही दोनों पति पत्नी अपना माथा पीट कर रोने लगे। ये क्या? वहाँ तो उनका छोटा बेटा गोलू गिर पड़ा था। गोलू बारिश में पहले से ही खेल रहा था। बारिश के वजह से गोलू का पैर फिसल गया था और वह छत पर गिर गया। उसे बहुत चोट आई। उसके चेहरे से खूब खून बह रहा था और बेहोश हो गया था। रोते रोते नेहा अपने ससुर के पास आई और पैर पकड़कर अपने ससुर से विनती करने लगी, पापा गोलू के चेहरे पर बहुत चोट आई है, देखिए ना ये कुछ बोल नहीं रहा है, डॉक्टर को बुलाइए पापा, प्लीज़ पापा। आनंद जी चुप रहे, वह कुछ नहीं बोले। तभी गौरव भी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पापा हमारे किए की सज़ा अपने पोते को क्यों दे रहे हैं? हम आपका आजीवन गुलामी करेंगे, इसको बचा लीजिए। पापा हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी मदद कीजिए। आप इतने निर्दयी कैसे हो गए पापा? आनंद जी कहते हैं, बेटा मैं देख रहा था एक माँ बाप के दिल में अपने बेटे के लिए कितना तड़प होता है और बच्चों के मन में अपने पिता के लिए नफरत। मेरा अपने पोते से कोई दुश्मनी नहीं, बहुत लगाव है। आनंद जी भी गोलू की हालत देखकर रोने लगे और तुरंत अस्पताल ले जाकर एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा खून ज़्यादा बह जाने से उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। नेहा और गौरव का खून मैच नहीं हुआ तो आनंद जी ने अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए अपना खून दिया। बहुत जल्दी गोलू ठीक होकर घर आ गया और दादाजी के साथ खेलने लगा। अपने पोते गोलू से आनंद जी का बहुत लगाव था। गोलू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाकर अच्छी शिक्षा दिलवाई। जो गौरव और नेहा ने अपने बूढ़े पिता के साथ किया वो गोलू अपनों के साथ ना करे।
नेहा और गौरव की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी। अपने किए कारनामों को याद कर रहे थे कि कितना गलत किया था उन्होंने अपने बूढ़े पिता के साथ। आज वही पिता मुसीबत में काम आ रहे हैं। उन्हें माता पिता की कीमत का एहसास हो गया। वे दोनों अपने आप को कोसने लगे। धिक्कार है मेरे जैसे बेटे पर जो दुख में काम नहीं आ सका। गौरव आनंद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। जिस पिताजी को हमने पराया समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वो करोड़ों के मालिक हैं। ये सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। आनंद जी वहाँ से अपनी कार में बैठकर फंक्शन के लिए निकल गए और बेटे बहू उनको बस जाते हुए देखते रह गए, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। एक समय था जब आनंद जी मुसीबत से घिरे थे, तब यही बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो आनंद जी ने सहारा दिया। इसलिए कहते हैं कि माता पिता महान होते हैं और बचपन से ही ये बात सिखाई जाती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। शायद बड़े होने पर हम ये भूल जाते हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों, बाज़ार में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन ना तो माँ जैसी जन्नत मिलती है, ना बाप जैसा साया। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। राधे राधे।